आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेफ्रिजरेंट चार्जिंग करना। इससे पहले बहुत पहले मैं वीडियो बनाया था, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ कि R22 और R410 R32 रेफ्रिजरेंट को कैसे चार्ज किया जाता है, उसका सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। उस वीडियो में शायद कुछ पॉइंट में मिस कर गया था। आज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं बताऊंगा कि रेफ्रिजरेंट चार्ज कैसे किया जाता है सिस्टम में, चाहे R22 हो, R410 हो, R32 हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी सिस्टम हो, रेफ्रिजरेंट कैसे चार्ज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना। इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, चाहे R22 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप चार्ज किया जाता है इसे हम समझेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर R22 हम चार्ज कर रहे हैं, अगर रेफ्रिजरेंट नए सिरे से चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसमें रेफ्रिजरेंट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो उसमें चार्ज करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जीरो से आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर रहे हो तो जीरो से अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहा हूँ, मानिए किसी सिस्टम में इंस्टॉल किया गया, 1 साल 2 साल के बाद रेफ्रिजरेंट पूरा निकल गया, कहीं से लीक था, तो सबसे पहले क्या करना होगा, लीक को फाइंड करना होगा कि लीकेज कहाँ से है सिस्टम में। पूरा लीकेज हम सिस्टम को खोलेंगे, आउटडोर सिस्टम या फिर इंडोर सिस्टम। इंडोर में तो बहुत कम चांस होते हैं लीकेज होने के, लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं आउटडोर में। अगर विंडो एयर कंडीशनर है तो कंडेंसर के साथ में होगा, कूलिंग कॉइल के साथ में होगा, मतलब बाहर ही होगा, अंदर बहुत कम चांस होते हैं लीकेज होने के। तो आउटडोर को खोलेंगे हम, उसे 1 बाय 1 करके उसे सर्फ साबुन का झाग लगा करके उसे चेक करेंगे। उसमें प्रेशर या तो आप नाइट्रोजन डालें या तो वैक्यूम कंप्रेसर का आप सहारा ले सकते हैं कि उसमें कंप्रेसर से उसमें प्रेशर दे करके 200 PSI 150 PSI प्रेशर दे करके आप उसमें लीकेज चेक करेंगे। साबुन का झाग लगा कर लीकेज चेक करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। ये देखिए नए टेक्नीशियन जो हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और जो पुराने टेक्नीशियन हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जानते हैं और उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, वो लोग वैसे भी वीडियो नहीं देखते हैं। जो नए टेक्नीशियन हैं, जो काम सीख रहे हैं, वही लोग ऐसा वीडियो देखते हैं। तो छोटा छोटा उसमें बुलबुले बनेंगे, छोटे छोटे झाग के बुलबुले बनेंगे, तो वहाँ पर समझ जाना है कि वहाँ पर लीकेज है। और लीकेज सबसे पहले कहाँ से चेक करना चाहिए ताकि आपका टाइम बच जाए। तो उसमें देखिए लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले जॉइंट को जो जहाँ से फ्लेयर नट होता है वहाँ पर हम उसे सबसे पहले लीकेज चेक करेंगे। एक तो इंडोर के पास होता है फ्लेयर नट, एक आउटडोर के पास होता है, बीच में होता है पाइप के बीच में। अगर लंबा पाइप है तो बीच में हो सकता है कि उसमें एक जॉइंट हो, अगर छोटा पाइप है जिसमें जो कंपनी लगा करके देती है वहाँ पर सिर्फ 2 फ्लेयर होंगे। एक तो इंडोर के पास होगा जो इंडोर के नीचे लगा होता है या तो दीवार के बाहर लगा होता है, एक फ्लेयर यहाँ होगा, और एक फ्लेयर होगा आउटडोर सिस्टम को जो पाइप जोड़ता है वहाँ पर एक फ्लेयर होगा। तो सबसे पहले फ्लेयर पे चेक करना है कि वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं कि नट ढीला है और वहाँ से लीकेज हो रहा है। बहुत से ऐसे एयर कंडीशनर होते हैं जो कि होता है वहीं फ्लेयर से ही लीकेज होता है। अब यहाँ से फ्लेयर लीकेज अगर नहीं मिला तो अगला हम कहाँ चेक करेंगे, जो आउटडोर में वहाँ पे पाइप जॉइंट किया जाता है। पाइप जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, जो पाइप कंप्रेसर के साथ में जॉइंट किया जाता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी जॉइंट किया जाता है वहाँ पर लीकेज चेक करना होता है। वहाँ पर लीकेज चेक करेंगे, वहाँ पर ज़्यादातर लीकेज होते हैं। बहुत कम ऐसे एयर कंडीशनर पाए जाते हैं जो कि पाइप जो जहाँ से जॉइंट होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से, जहाँ से जॉइंट होता है, जॉइंट के बगल से या फिर अगल बगल से बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि वहाँ से लीकेज होने के। बाकी ज़्यादातर 80-90% चांस वहीं से होते हैं जहाँ पे जॉइंट होता है, वहीं से लीकेज होता है।
क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी अपना प्रोडक्शन पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी लीकेज को वहाँ पे जॉइंट को ब्रेजिंग करते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए उनका। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम ब्रेज किया जाता है, बहुत कम ब्रेजिंग किया जाता है वहाँ पर, जिससे क्या होता है बहुत हीटिंग होने पर जब पाइप हीट होता है तो वहाँ पर उसका जॉइंट बहुत हल्का हो जाता है, छोड़ देता है जो जॉइंट। तो ज़्यादातर चांस वहीं से होते हैं, 80-90% चांस वहीं से होते हैं कि जहाँ से जॉइंट होता है वहीं से लीकेज होता है। लीकेज को आप ब्रेजिंग के द्वारा आप उसे बंद करें, ब्रेज करके, चाहे आपका छोटा सिलेंडर हो या फिर आपका बड़ा वाला ब्रेजिंग सेट हो, कोई भी हो, आप उसे अच्छे से ब्रेजिंग करें। पाइप को ब्रेजिंग करते समय पाइप जितना अच्छा से लाल होगा, जितना अच्छा से हीटा होगा, वहाँ पर ब्रेजिंग रॉड बहुत तेज़ी से पिघलता है, वहाँ पर अच्छे से ब्रेज होगा। आप चाहें तो वहाँ पर फ्लक्स या फिर सुहागा का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेजिंग प्रोफेशनल हो। ब्रेजिंग कैसे किया जाता है प्रोफेशनल तरीके से, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल में बताया हूं कि ब्रेजिंग कैसे किया जाता है, कॉपर के साथ कॉपर में, या फिर कॉपर के साथ लोहा के साथ कैसे ब्रेजिंग किया जाता है, या फिर कॉपर के साथ एल्युमिनियम को कैसे ब्रेज किया जाता है, कैसे जॉइंट किया जाता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो हम बात करते हैं कि पाइप को हमने जहाँ पे लीकेज है, लीकेज को बंद कर दिया। अब वहाँ पर देखिए प्रेशर फिर से दे करके आप लीकेज को चेक कर लें कि वहाँ से दोबारा ऐसा तो नहीं कि लीकेज है। लीकेज अगर बंद हो गया है तो वहाँ पर वैक्यूम करना होगा अच्छी तरह से पूरे सिस्टम को, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर आप रेफ्रिजरेटर चार्ज कर रहे हो, उसे वैक्यूम करना ज़रूरी है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि बिना वैक्यूम के कैसे आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी चल जाता है काम। ऐसा नहीं कि सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा, सिस्टम कूलिंग करता है, लेकिन लास्ट में बताऊंगा उसको। अभी मैं प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, जो एक टेक्नीशियन का प्रोफेशनल तरीका होता है रेफ्रिजरेंट को चार्ज करने का। अब यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट को अब वैक्यूम लगा देंगे, वैक्यूम होगा पूरा सिस्टम, वैक्यूम अच्छे से होने देंगे। कम से कम उसमें वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वर्कशॉप कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्यूम करने के लिए। वैसे बहुत अच्छी तरह से अगर आप वैक्यूम करना चाहते हैं तो आप वैक्यूम पंप का यूज करके आप वैक्यूम कर सकते हैं। वैक्यूम लगा दें कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, जितना देर वैक्यूम होता है सिस्टम उतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है एयर कंडीशनर सिस्टम, चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, वहाँ पर वैक्यूम होने देते हैं। वैक्यूम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वैक्यूम से हम उसे क्या करेंगे, गैस से हम उसे वहाँ पर वाल्व बंद कर देंगे। बंद करने के बाद वैक्यूम पंप हटाएंगे, वहाँ पर सिलेंडर जॉइंट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इमेज में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर सिलेंडर R22 है या फिर R410 है या फिर R32 है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, आप यहाँ इस तरह से आप उसे सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, मैं आपको एक पूरा कंप्लीट फाइल देने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मोबाइल में दिखाना चाहूँगा, कंप्लीट आपको इस तरह से देने वाला हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इस इमेज को आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर या फिर डिस्चार्ज प्रेशर ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस तरह से देख सकते हैं। देख करके जान सकते हैं कि कौन से देखिए इसमें स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, इसको याद रखना वो इतना आसान नहीं है कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इस तरह से आप अगर इमेज को आप हम हमेशा अपने मोबाइल में रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि R22, R410, R32 कितना प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर। क्योंकि एक टेक्नीशियन को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है। जब तक आप ये नहीं जाएंगे और कौन सा सिस्टम कितना एम्पियर लेता है, कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना एम्पियर लेता है, 1.5 टन का सिस्टम कितना एम्पियर लेता है, 2 टन का सिस्टम कितना एम्पियर लेता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एसी का काम कर पाएंगे, तभी आप कोई भी फॉल्ट हो आप फाइंड आउट कर पाएंगे। कहीं आपको ये नहीं पता है कि R22 या फिर R410 का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट कम है।
या फिर आप सिस्टम का अगर एम्पियर नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कितना एम्पियर लेना चाहिए और कितना एम्पियर ले रहा है। अगर हाई एम्पियर ले रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आपको एक एक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम कितना एम्पियर ले रहा है, कितना प्रेशर होना चाहिए। इसको हम लास्ट में बात करें। लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल मिल जाएगा, आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इमेज को अपने पास हमेशा रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सिलेंडर को कनेक्ट करेंगे। अब सिस्टम को स्टार्ट नहीं करना है। कोई भी रेफ्रिजरेंट आप चार्ज कर रहे हो, एयर कंडीशनर सिस्टम को स्टार्ट नहीं करना है। वहाँ पर आपको उतना प्रेशर दे देना है स्टैंडिंग पोजीशन में ही। सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर रहा है, जितना रेफ्रिजरेंट लेता है उतना रेफ्रिजरेंट उसको ले लेना है। चाहे 200 का प्रेशर लेता हो या फिर 150 का प्रेशर लेता हो स्टैंडिंग प्रेशर, या फिर 250 का लेता हो, जितना गैस ले रहा है बंद सिस्टम में आप उसे दे दें। क्योंकि सिस्टम तो वैक्यूम ऑलरेडी हुआ पड़ा है। जब सिस्टम वैक्यूम होगा तो अच्छी तरह से उसमें रेफ्रिजरेंट चला जाएगा अंदर। अगर वैक्यूम नहीं हुआ रहता तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट उतना ज़्यादा नहीं जा पाता जितना वैक्यूम के बाद चला जाता है। तो उसमें रेफ्रिजरेंट दे दें 200 का प्रेशर या फिर 250 का प्रेशर या फिर 150 का प्रेशर, जितना जाता है उसमें उतना दे दें। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम को स्टार्ट करना है। सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो जो आप 250 का प्रेशर दिए हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा R22 की। अगर आप रेफ्रिजरेंट R22 चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर सिस्टम को जब स्टार्ट करेंगे 200 का प्रेशर देंगे तो वहाँ पर वही प्रेशर सीधा चला आएगा 20 का प्रेशर, 20 का या फिर 30 का प्रेशर। तो वहाँ पर आप रेफ्रिजरेंट अगर चार्ज करने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर 30 का प्रेशर है या फिर 20 का प्रेशर है तो वहाँ पर अगर लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, बहुत से ऐसे एयर कंडीशनर आते हैं, अब जितने भी नए एयर कंडीशनर आ रहे हैं उसमें लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच लगा होता है। तो अगर 30 से प्रेशर नीचे है और रेफ्रिजरेंट चार्ज करने में आप थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर स्विच की वजह से वो ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पर इंडोर में एरर शो कर देगा। इसलिए आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही जितना प्रेशर जाता है उतना आपको दे देना है, ताकि ऐसा ना हो कि 40 से प्रेशर नीचे आ जाए और लो प्रेशर की वजह से लो प्रेशर स्विच ट्रिप कर दे, कंप्रेसर को बंद कर दे, सप्लाई बंद कर दे। तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करते समय ध्यान रखना है कि सिस्टम ना बंद हो तो बेहतर होता है। सिस्टम नहीं बंद होगा तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा थोड़ा करके आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर दें और 60 का प्रेशर आपको देना है अगर R22 है तो। अगर वहीं पर R410 होता है तो वहाँ पर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में जितना जाता है उतना दे देना है। 60 का देखिए, सबसे पहले 22 को मैं बता दे रहा हूँ कंप्लीट। 22 का प्रेशर वहाँ पर 60 से 70 PSI होता है और 60 से 70 PSI कब माना जाता है, 65 PSI कब माना जाता है, अगस्त, जुलाई या फिर जून के महीने में। वहाँ पर 65 का प्रेशर है या फिर 70 का प्रेशर है तो भी चल जाएगा। लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में वहाँ पर 55 का प्रेशर होगा तो सही है। वहाँ पर अगर फरवरी, अप्रैल, मार्च में ऐसा नहीं कि 65-70 का प्रेशर हो ना, ये ऐसा होगा तो बिल्कुल ज़्यादा है रेफ्रिजरेंट। क्योंकि फरवरी, मार्च में अगर रेफ्रिजरेंट 55 का प्रेशर है तो वही जुलाई, अगस्त में जा कर के वही प्रेशर 70 का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा। क्योंकि जितनी गर्मी पड़ती है एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर बढ़ता घटता रहता है। अगर टेम्परेचर लो होता है तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बताएगा। तो वहाँ पर 55 का प्रेशर आप रखेंगे तो जुलाई, अगस्त के महीने में जा कर के वहाँ पर 70 या फिर 65 का प्रेशर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि उसका डिस्चार्ज प्रेशर। देखिए यहाँ पे मैं बता के रखा हूँ आपको कि R22 की बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट में बताया हूँ, एक एक करके मैं सब बताऊँगा। 150 PSI से 155 PSI होता है स्टैंडिंग प्रेशर और 60 से 70 PSI होता है उसका रनिंग प्रेशर यानी कि सक्शन प्रेशर। और वहाँ पर 250 से 300 PSI होता है
इसका डिस्चार्ज प्रेशर, अगर ज़रूरत पड़ती है कभी कभी तो ये भी नापना ज़रूरी हो जाता है कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना है। डिस्चार्ज प्रेशर हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि कैसे उसे चेक किया जाता है। डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं सिस्टम में उसमें 2 लाइन दिया होता है, एक डिस्चार्ज लाइन लिक्विड लाइन में होता है और एक सक्शन लाइन में है। दोनों में उसमें वाल्व लगा होता है। तो डिस्चार्ज लाइन में जो पतले पाइप में जो वाल्व लगा होता है वहाँ पर हाई प्रेशर गेज, जो रेड कलर का हाई प्रेशर गेज होता है, उसे लगा करके आप डिस्चार्ज प्रेशर नाप सकते हैं। अब हाई प्रेशर गेज वहाँ पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसका प्रेशर 250 से 350 PSI होता है। और R410 की बात की जाए तो वहाँ पर 450 PSI से 500 PSI तक होता है। इसलिए वहाँ पर हाई प्रेशर गेज लगाया जाता है। हाई प्रेशर गेज रेड कलर का होता है, उसे लगाया जाता है ताकि डिस्चार्ज प्रेशर मापने में कोई गलती ना हो। उसमें ऐसा ना हो कि अगर लो प्रेशर गेज में आप ब्लू कलर का देख सकते हैं, लो प्रेशर गेज होता है जिसमें 110 से 120 PSI तक सिर्फ उसमें होता है रीडिंग, लेकिन हाई प्रेशर गेज में उसमें 500 PSI तक होता है, 1000 PSI तक होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि R410 की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए सब मैं बताया हूँ 225 से 230 PSI इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। स्टैंडिंग प्रेशर में आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज करिए जितना सिस्टम ले पाता है, 200 का प्रेशर लेता हो या फिर 250 का प्रेशर लेता हो या फिर 150 का प्रेशर, जितना प्रेशर ले रहा है सिस्टम उतना आपको दे देना है। उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें गैस चार्ज करेंगे। 110 PSI से 120 PSI उसमें सक्शन प्रेशर होता है, यानी रनिंग प्रेशर होता है उसका। 110 PSI से 120 PSI उतने में देखिए ये प्रेशर को कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे आपको देखना है कि हमारा हो गया सिस्टम में गैस पूरा हो गया है। अगर वैक्यूम आपसे अच्छी तरह से सिस्टम को वैक्यूम करेंगे तो मानिए कोई 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, उसमें R22 चार्ज कर रहे हैं तो उसमें 60 से 60 PSI तक पहुँचते आपका अगर 6 से 9 एम्पियर ले रहा है तो 6 से 7 एम्पियर लेने लगेगा। तो इस तरह से आप रेफ्रिजरेंट को चार्ज करें तो एम्पलीमीटर भी लगा करके और गेज भी लगा करके आप वहाँ पर चार्ज करें। अब हम बात करते हैं R410 को चार्ज करने के लिए, तो वहाँ पर 110 PSI से 120 PSI वहाँ पर चार्ज करना पड़ता है और उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 350 से 450 से 550 PSI तक होता है उसका डिस्चार्ज प्रेशर। अगर उसे मापना पड़ जाए तो आप इस तरह से देख सकते हैं, या उसे जो लिक्विड लाइन होता है वहाँ पर लगा करके उसे माप सकते हैं आप हाई प्रेशर गेज लगा करके। अब हम बात करते हैं R32 को चार्ज करना हो तो वहाँ पर वही सेम पोजीशन आपको सेम जो क्रिया होता है वही अपनाना है आपको कि स्टैंडिंग पोजीशन में आपको जितना प्रेशर दे पाता है सिस्टम, जितना ले पाता है उसे दे देना है। उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करना है। अब सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे भी मैं बता रखा हूँ, यहाँ पर R32 240 से 245 PSI स्टैंडिंग प्रेशर होता है, 110 से 115 PSI इसका रनिंग प्रेशर होता है। और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, इसमें बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, लेकिन सिर्फ मैं 3 रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में चल रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ 3 रेफ्रिजरेंट का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं 3 रेफ्रिजरेंट को कवर किया हूँ इस वीडियो में। आप इसे इमेज को आप डाउनलोड करके आप पूरा कंप्लीट आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है कौन से सिस्टम में। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना था, छोटा सा वीडियो था। और लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।